संस्कृति इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेख। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में पुणे स्थित भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी के शोधकर्ताओं ने प्राचीन ताम्रपत्र पांडुलिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। ये पांडुलिपियाँ प्राचीन संस्कृत कवयित्री शीला भट्टारिका के संबंध में जानकारी प्रदान करती है। अन्य संबंधित तथ्य। ताम्रपत्रों के बारे में। ताम्रपत्र राजलेख में 5 ताम्रपत्र हैं। इनकी तिथि बादामी के चालुक्य शासक विजयादित्य 696 से 733 ईस्वी के शासनकाल की मानी जा रही है। इन ताम्रपत्रों को वराह, जंगली सुअर, मुहर वाले एक तांबे के वलय द्वारा संकलित किया गया है। वराह मुहर बादामी चालुक्यों का व्यापार चिन्ह था। शीला भट्टारिका के बारे में। वह एक चालुक्य राजकुमारी थीं और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय की पुत्री थीं। पहले यह माना जाता था कि शीला भट्टारिका 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव की पत्नी थीं। हालांकि वर्तमान शोधकर्ताओं के अनुसार उनका संबंध 7वीं शताब्दी से है। शीला भट्टारिका की रचनाएं। शीला भट्टारिका की रचनाएं पांचाली शैली का अनुसरण करती हैं। यह शैली शब्द और उसके अर्थ के बीच संतुलन पर आधारित है। संस्कृत कवि टिप्पणीकार राजशेखर ने भी शीला भट्टारिका की महान और सुंदर रचनाओं की प्रशंसा की है। राजशेखर का संबंध 9वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी से था। वे गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबारी कवि थे। अन्य प्रमुख प्राचीन भारतीय कवयित्रियाँ। गार्गी। इनका संबंध लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से है। इन्होंने आत्मा के मुद्दे पर जटिल प्रश्नों के साथ ऋषि याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। ऋषि याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषद के रचयिता हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ऋग्वेद में भी कई ऋचाओं का लेखन किया था। मैत्रेयी। लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इनका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। वह वैदिक मुनि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में से एक थीं। हालांकि महाकाव्य महाभारत और गृह्यसूत्रों में मैत्रेयी को एक अद्वैत दार्शनिक के रूप में वर्णित किया गया है जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। वह वेदों की व्याख्याता थीं। उन्होंने आत्मा और ब्रह्म की प्रकृति तथा उनके एकाकार के बारे में याज्ञवल्क्य से चर्चा की थी। नयनारों में प्रमुख महिलाएं लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी। करैक्कल अम्मैयार, मंगैयार करसी और ईसैगनानियार को सुंदरार की माता के रूप में भी जाना जाता है। अंडाल। लगभग 10वीं शताब्दी ईस्वी। वह 12 अलवारों में एकमात्र महिला थीं। अंडाल ने 2 कृतियों, दोनों तमिल भाषा में, की रचना की थी। ये रचनाएं तिरुप्पवाई और नचियार तिरुमोली। अक्का महादेवी। लगभग 12वीं शताब्दी ईस्वी। उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थीं। उनकी कविताएं वचन रूप में हैं। यह एक प्रकार की गद्य काव्य शैली थी। इसमें ध्वनि की बजाय शब्दार्थ, विद्या और वाक्य प्रतिरूप में लयबद्ध रचना होती है। अतुकुरी मोल्ला। लगभग 1440 ईस्वी। वह एक कुम्हार की पुत्री थीं और प्रथम तेलुगु रामायण की लेखिका थीं। अभिलेखों का महत्व। घटनाओं का सही क्रम। इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संबंधित काल की राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी। अभिलेख अपने समय के सामाजिक जीवन की झलक भी दिखाते हैं। वे उस अवधि के सामाजिक रीति रिवाजों के अलावा जाति और वर्ग संरचनाओं पर भी प्रकाश डालते हैं। उदाहरण के लिए
ब्रह्मदेशम अभिलेख में एक रानी के सती होने के बारे में बताया गया है। आर्थिक इतिहास की समझ। अभिलेख हमें संबंधित कालों के आर्थिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भाषा की बेहतर समझ। अभिलेख भारतीय भाषाओं के सबसे प्राचीन लिखित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषाविद अभिलेखों की शब्दावली, वाक्य रचना और रूपों का अध्ययन करके इस संबंध में अपनी समझ को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं कि समाज में भाषाएं कैसे विकसित हुई। कला शैलियों के बारे में जानना। प्रारंभिक अभिलेख लेखन या चित्र के रूप में हो सकते हैं जो घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। नर्तकी का सबसे पहला उल्लेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व की जोगीमारा गुफा में पाया गया है। तमिलनाडु का कुडिम्मी मलाई अभिलेख संगीत पर सबसे शुरुआती अभिलेखों में से एक है। अभिलेखों को समझने और उनके संरक्षण में आने वाली चुनौतियाँ, समस्याएं। पूरा लेख एपिग्राफी, अभिलेखों का अध्ययन। शाखा में कर्मचारियों की कमी, विशेषज्ञों की कमी अभिलेखों को समझने और गुढ़लिपि को पढ़ने के लिए शोध में समस्या पैदा करती है। पूरा लेख शाखा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन कार्य करती है। पूरा लेख कार्यालय की स्थापना 1886 में हुई थी। उसके बाद से यह अब तक खोजे गए और प्रकाशित किए गए 1 लाख से अधिक स्टैम्पेज स्याही कागज पर बने अभिलेख की छाप का भंडार है। शहरी योजना निर्माण में संरक्षण को कम प्राथमिकता देना। शहरीकरण के कारण कई स्थलों के साथ वहां पाए जाने वाले अभिलेख भी नष्ट हो गए हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक के दावणगेरे जिले के अनाजी गांव के पास ऐतिहासिक रूप से प्रासंगिक एक अभिलेख था जो अब नष्ट हो गया है। इसमें कदंबों और पल्लवों के बीच हुए युद्ध का उल्लेख था। इतिहास के स्रोतों के रूप में अभिलेखों की कमियां। अभिलेख अतिशयोक्ति और पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं है। एक अभिलेख की व्याख्या करते समय व्याख्याकर्ता को उस तिथि को जानना चाहिए जिस पर वह विशेष अभिलेख लिखा गया था। एक संभावना यह भी होती है कि अभिलेख उस अवधि के बाद लिखा गया हो सकता है जिसके बारे में वह बताता है। इस प्रकार तिथि का अनुमान गलत हो जाता है। आगे की राह। डिजिटलीकरण। बेहतर संरक्षण के लिए सभी स्टैम्पेज को डिजिटलीकृत किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट में भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन भारत श्री का प्रस्ताव पेश किया गया है। इसके पहले चरण में 1 लाख अभिलेखों के डिजिटलीकरण का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। संस्थागत सुधार। अतिरिक्त पदों के सृजन और वित्तीय सहायता के साथ पूरा लेख शाखा को सक्षम बनाना चाहिए। एडोप्ट अ हेरिटेज स्कीम की तर्ज पर निजी निवेश को शामिल करने के लिए अभिनव उपाय किए जा सकते हैं। पुरातात्विक संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे मुख्य धारा में लाना। यह पुरातात्विक क्षेत्र में अधिक प्रतिभा को आकर्षित करेगा। साथ ही यह शहरी योजना निर्माण, खनन जैसे क्षेत्रों के साथ संरक्षण के महत्व को भी समान रूप से बढ़ाएगा। इतिहास के अन्य स्रोतों के साथ पुष्टिकरण। किसी भी स्रोत की प्रामाणिकता और उसके द्वारा किसी विशेष अवधि के बारे में प्रदान की जाने वाली जानकारी को सत्यापित करने के लिए उसे इतिहास के अन्य स्रोतों के साथ क्रॉस चेक किया जाना चाहिए। इतिहास के अन्य स्रोत। सिक्के, कलाकृतियाँ, स्मारक, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्थल, चित्रकारी, मौखिक इतिहास। जंतर मंतर। सुर्खियों में क्यों? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने दिल्ली जंतर मंतर वेधशाला के संरक्षण, परिरक्षण, पुनरुद्धार और उचित कार्यक्षमता के लिए एक नई विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। भारत में स्थापित जंतर मंतर की अवस्थिति। दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन। अब इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, मथुरा वाला। जंतर मंतर के बारे में। निर्माण।
महाराजा जय सिंह द्वितीय ने उत्तरी भारत में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। उन्होंने तत्कालीन खगोलीय उपकरणों को सही माप लेने के लिए बहुत छोटा पाया, इसलिए उन्होंने इन बड़े और अधिक सटीक उपकरणों का निर्माण कराया। पर्यवेक्षण इसे निम्नलिखित में इस्तेमाल किया जाता था। ग्रहों के बीच समय और अंतर का अध्ययन करने में, ग्रहों की गति, स्थिति और अलग अलग स्थानों पर समय का पर्यवेक्षण करने में, अलग अलग स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करने का कारण। इन वेधशालाओं का एक दूसरे से अधिक दूरी पर निर्माण अलग अलग निर्देशांकों से रीडिंग की तुलना करके सटीकता में सुधार करने के लिए किया गया था। निर्माण की टाइमलाइन 1724 ईस्वी में दिल्ली में पहली वेधशाला का निर्माण किया गया था। 1738 ईस्वी में जयपुर में अंतिम वेधशाला का निर्माण किया गया था। वर्तमान परिस्थितियाँ, पूरे उत्तर भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया गया था। इनमें से मथुरा वेधशाला का अस्तित्व समाप्त हो गया है। जयपुर वेधशाला में सबसे अधिक और अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं। इन उपकरणों में ऐसे कई उपकरण शामिल हैं जो अन्य स्थलों पर नहीं बनाए गए हैं, जैसे कप्पल यंत्र, राशि वलय यंत्र और उन्नतांश यंत्र आदि। दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद प्रमुख यंत्र: पहला मिस्र यंत्र, दूसरा सम्राट यंत्र, तीसरा जयप्रकाश यंत्र, चौथा राम यंत्र। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय 1686 से 1743 तक इनका जो है काल था। वे राजपूत राज्य आमेर के शासक थे। वह मुगलों के जागीरदार थे। उन्हें सम्राट औरंगजेब द्वारा सवाई एक और उसका चौथाई की उपाधि दी गई थी। उन्होंने जयपुर शहर का निर्माण कराया था। उनके समय की यूरोपीय यात्री जैसे फ्रांसीसी लुई रूजेल और अंग्रेज बिशप हेबर आदि शहरी योजना निर्माण में जय सिंह की अद्वितीय उत्कृष्टता से बहुत प्रभावित थे। प्रमुख यंत्र और उनके कार्य: राम यंत्र, इसमें बेलनाकार संरचनाओं की एक जोड़ी है, जिनमें से प्रत्येक के केंद्र में एक स्तंभ है। इसका तारों की दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है। सम्राट यंत्र, यह एक बड़ी सूर्य घड़ी है। समय की गणना करने और उस पर नज़र रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जय प्रकाश, ये 2 अवतल अर्धगोलाकार संरचनाएं हैं। इसका सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता है। मिस्र यंत्र, यह एक मिश्रित यंत्र है। इस उपकरण का उपयोग दुनिया भर के विविध शहरों में दोपहर के समय को स्थानीय समय के अनुसार दर्शाने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त सुर्खियाँ: तुंगनाथ मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र से मंजूरी मांगी है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। एक मान्यता के अनुसार पांडव अर्जुन ने इस मंदिर की नींव रखी थी। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यह 12,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। इसे तृतीय केदार भी कहा जाता है, क्योंकि यह गढ़वाल हिमालय में मौजूद शिव मंदिरों के 5 केदार समूह का हिस्सा है। पंच केदार में केदारनाथ, महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ शामिल हैं। जूना खटिया स्थल: पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस जगह पर 500 समाधियों यानी कि कब्र समाधान की खोज की है। जूना खटिया पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। यह गुजरात के कच्छ जिले के लखपत तालुका में स्थित है। यह भारत में अब तक सबसे बड़ा पूर्व हड़प्पा समाधि स्थल है। गुजरात में अन्य हड़प्पा स्थल हैं लोथल, सुरकोटदा, धौलावीरा आदि। प्रमुख निष्कर्ष: समाधि संरचनाएं मानव द्वारा परिष्कृत बलुआ पत्थर से बनी हैं।
अधिकतर संरचनाओं की योजना आयताकार है तथा कुछ संरचनाएं अंडाकार या गोलाकार योजना में भी निर्मित हैं। रिजर्व्ड स्लीपवेयर जार पर चित्रकारी की विशिष्टता देखी गई है। एक अन्य विशेषता में बीकर और बड़े पात्रों के भीतर अन्य छोटे पात्र शामिल हैं। गोंगाडी साल अहमदाबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के पूर्व छात्रों ने तेलंगाना के ऊनी गोंगाडी साल का उपयोग कर किसानों के लिए सभी मौसम के अनुकूल जूतों का निर्माण किया है। गोंगाडी स्वदेशी कुरुमा और कुरुबा नामक चरवाहा समुदायों द्वारा तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक ऊनी कंबल है। इसे तैयार करने के लिए स्वदेशी दक्कन भेड़ के ऊन का उपयोग किया जाता है। इस भेड़ को स्थानीय रूप से नल्ला गोरे के रूप में जाना जाता है। यह मोटा ऊनी कंबल और टिकाऊपन और विविध उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ इसका रंग फीका पड़ने की बजाय और गहरा जाता है। इसे प्राकृतिक या सिंथेटिक रंगों का उपयोग किए बिना जैविक रूप से बनाया गया है। चाम लामा नृत्य यह तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा मुखौटा नृत्य है। इसमें रंग बिरंगे परिधानों में बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ज़्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहारों के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि निंग मापा के संस्थापक पद्मसंभव गुरु रिनपोछे ने चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। इस नृत्य में सामान्यतः पद्मसंभव के जीवन के दृश्यों और उनके 8 विश्व रूपों को दर्शाया जाता है। गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को पुणे में दिया गया है। इस पुरस्कार को 2022 में ASI की स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य प्रख्यात भारतीय खगोलविदों की उपलब्धियों को सम्मानित करना है। प्रोफेसर गोविंद स्वरूप 1929 से 2020 भारतीय रेडियो एस्ट्रोनॉमी के संस्थापक थे। उन्होंने ऊटी रेडियो टेलीस्कोप और जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया था। वह नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA पुणे के संस्थापक निदेशक थे। वह स्क्वायर किलोमीटर एरे SKA के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक थे। एथिक्स नीति शास्त्र नैदानिक परीक्षण परिचय हाल ही में भारत में नैदानिक परीक्षण के अवसर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसे USA इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स इंडिया ने संयुक्त रूप से जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में नैदानिक परीक्षण से जुड़ी गतिविधियों में लगातार वृद्धि हुई है। यह वैश्विक प्रणालियों के अनुरूप किए गए कई प्रमुख नियामकीय सुधारों के कारण हुआ है। साथ ही इससे सभी के लिए भारत में नैदानिक परीक्षण तक पहुंच प्राप्त करना संभव हुआ है। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और संरचना के साथ साथ देश की विविधतापूर्ण आबादी नैदानिक परीक्षण की गतिविधियों के विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। नैदानिक परीक्षण के बारे में शोध अध्ययनों के एक सेट को नैदानिक परीक्षण कहा जा सकता है। ये शोध अध्ययन नई दवाओं के बाजार में पहुंचने से पहले उनके मॉलिक्यूल की प्रभावशीलता के आकलन में मदद करते हैं और उसकी सुरक्षित व प्रभावी स्थिति को प्रभावित करने में भी सहयोग करते हैं। भारत में नैदानिक परीक्षणों से संबंधित विनियमन
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। भारत में नैदानिक परीक्षण से संबंधित विनियमों को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की अनुसूची वाई के अधीन रखा गया है। इसके तहत कुछ नियम भी बनाए गए हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक की अनुमति के बिना नैदानिक परीक्षण में मानवीय अंगों पर नई रासायनिक दवाओं का उपयोग नहीं किया जा सकता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI देश में नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी के लिए निर्णायक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का अध्यक्ष होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद नैतिकता संबंधी दिशा निर्देश, इसमें संस्थागत स्तरों पर नैतिकता आचार समितियों की स्थापना को अनिवार्य बनाया गया है। ऐसी समितियों के गठन का उद्देश्य संस्थाओं में नैदानिक परीक्षण शुरू होने से पहले इसकी जांच एवं उन्हें मंजूरी प्रदान करना है। साथ ही यह समिति परीक्षण की प्रगति की समस्या पर समय समय पर समीक्षा भी करती है। भारत में नैदानिक परीक्षण के चरण 1 मानव भेषज विज्ञान। यह गैर चिकित्सीय परीक्षण होता है। इसके उद्देश्य हैं यह निर्धारित करना कि नई दवा का उपयोग सुरक्षित है, अधिकतम स्वीकार्य खुराक निर्धारित करना, संभावित दुष्प्रभावों की प्रकृति का पता लगाना। चरण 2 चिकित्सीय अन्वेषणात्मक परीक्षण। इसके तहत नियंत्रित दशाओं में कुछ रोगियों, पुरुष या महिला पर दवा के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके उद्देश्य हैं चिकित्सीय प्रभाव व अधिकतम प्रभावी खुराक की जांच करना, रोगियों की सुरक्षा और मानव शरीर पर दवा के प्रभाव का मूल्यांकन करना। चरण 3 चिकित्सीय पुष्टि परीक्षण। बहुत सारे परीक्षण केंद्रों पर अधिकाधिक संख्या में रोगियों, पुरुष या महिला पर दवाओं की प्रभावकारिता और सुरक्षा के बारे में पर्याप्त डेटा प्राप्त करना। यह अध्ययन एक मानक दवा के साथ तुलना करते हुए किया जाता है। यदि अध्ययन के तहत बीमारी के लिए मानक दवा मौजूद नहीं है तो एक नुकसान रहित दवा के साथ तुलना करते हुए यह अध्ययन किया जाता है। चरण 4 मार्केटिंग के लिए दवा की मंजूरी के बाद चरण 4 अध्ययन या पोस्ट मार्केटिंग निगरानी की जाती है। इसके तहत दवा के दीर्घकालिक उपयोग से होने वाले जोखिमों और लाभों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जाती है। नैदानिक परीक्षण स्वास्थ्य सेवा वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नैदानिक परीक्षणों की सहायता से वैज्ञानिक नए उपचार, इलाज और निवारक उपाय विकसित करते हैं। ये उपाय रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होते हैं। वर्तमान समय में कई प्रकार के नैदानिक अनुसंधान किए जा रहे हैं, जैसे उपचार अनुसंधान, रोकथाम अनुसंधान, निदान संबंधी अनुसंधान, आनुवंशिक अध्ययन, महामारी विज्ञान अध्ययन, नैदानिक अध्ययन आदि। आनुवंशिक अध्ययन ये जीन और रोग के बीच संबंधों की जांच में मदद करते हैं। ये रोग के पूर्वानुमान में सुधार लाने और किसी व्यक्ति के किसी विशिष्ट रोग से ग्रस्त होने की संभावना का पता लगाने में सहयोग करते हैं। महामारी विज्ञान इसके अध्ययन का उद्देश्य आबादी के कुछ खास हिस्से में मौजूदा रोगों के पैटर्न, कारणों और उन्हें नियंत्रित करने के तरीकों का पता लगाना है। इस तरह के अध्ययन से रोगों के लिए जोखिम कारकों और सुरक्षात्मक कारकों की पहचान करने में मदद मिलती है। नैदानिक अध्ययन इन्हें प्रेक्षणात्मक अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। नैदानिक अध्ययन के तहत सामान्य तौर पर लोगों के कुछ समूहों का चयन कर उन पर परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षण के दौरान उनमें आवधिक स्तर पर होने वाले परिवर्तनों को दर्ज किया जाता है। हालांकि इस तरह के परीक्षण सहमति आधारित होते हैं।
नैदानिक परीक्षण करने की प्रक्रिया न केवल वैज्ञानिक मानकों पर केंद्रित है, बल्कि इसमें मजबूत नैतिक मानकों का भी पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए कोविड-19 संकट के समय नैदानिक शोधकर्ताओं द्वारा उपचार और टीकों की आवश्यकता को देखते हुए तात्कालिक स्तर पर प्रयास किए गए थे। हालांकि डेटा की सटीकता और पारदर्शिता के सुनिश्चित करने के लिए उन्हें नैतिक प्रोटोकॉल्स के पालन हेतु भी विवश किया गया था। हितधारकों के अनुरूप नैदानिक परीक्षणों में शामिल अलग अलग नैतिक सिद्धांत। नैदानिक परीक्षण में शामिल रोगी को सूचित करना और उसकी सहमति लेना। रोगी को अनुसंधान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किए जा रहे अनुसंधान के बारे में रोगी को पूर्ण जानकारी हो और वह इसमें स्वेच्छा से भाग ले। कल्याण। रोगी नैतिक सहायता के भी हकदार होते हैं, जिससे उनके निर्णयों का सम्मान हो। साथ ही उनके कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचाने में भी बचाया जाना चाहिए। अनुसंधान के दौरान होने वाले नुकसान के लिए प्रायोजक हितों के टकराव से बचना। हितों के संभावित टकराव की पहचान करने एवं उन्हें कम करने के लिए प्रायोजकों को मजबूत नीतियां और तथा प्रक्रियाएं अपनानी चाहिए। पोस्ट रिसर्च एक्सेस और लाभ साझाकरण। प्रायोजकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान से होने वाले लाभ प्रासंगिक व्यक्तियों, समुदायों और आबादी के लिए सतत रूप से उपलब्ध है। विवरणात्मक न्याय। शोधकर्ता अनिवार्यता का सिद्धांत सभी विकल्पों और मौजूदा ज्ञान पर विचार करते हुए शोधकर्ताओं को केवल तभी मानव प्रतिभागियों को शामिल करना चाहिए जब प्रस्तावित अनुसंधान के लिए ऐसा करना अंतिम उपाय हो। निजता और गोपनीयता। शोधकर्ताओं को प्रतिभागियों और नैदानिक परीक्षणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय नियम और विनियम। पढ़ा हूँ, लेकिन चलिए मैं फिर पढ़ लेता हूँ। बेलमोंट रिपोर्ट। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों में से 3 बुनियादी सिद्धांतों को मानवीय अनुसंधान से जुड़ी नैतिकता के विशेष रूप से प्रासंगिक माना गया है। ये नहीं, ये तो मैं पढ़ा हूँ, छोड़ो। मुआवजा। परीक्षण में शामिल होने के बाद यदि रोगी को कोई नुकसान पहुंचता है तो उचित जांच के बाद उन्हें पर्याप्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार है। निजता और गोपनीयता। रोगी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार है। ऐसे में इस तरह की जानकारी को अनुसंधान दल द्वारा सुरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रायोजकों को प्रतिभागियों के बीच अनुसंधान संबंधी लाभों और जिम्मेदारियों के समान हित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करने चाहिए। सामुदायिक डेटा की गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। शोध के सभी चरणों में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों की रक्षा के लिए शोधकर्ताओं को जिम्मेदार माना है। विनियामकी एजेंसी। लाभ व जोखिम का मूल्यांकन। विनियामकीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान का सामाजिक और वैज्ञानिक मूल्य संभावित जोखिमों की तुलना में प्रासंगिक और लाभकारी हो। पारदर्शिता और जवाबदेही लाभकारी हो। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता। कल्याण। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण में भाग लेने वाले सभी रोगियों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
उन्हें परीक्षणों में भाग लेने वाले रोगियों के साथ नैतिक व्यवहार को बनाए रखने हेतु समाज, पोस्ट रिसर्च एक्सेस और लाभ साझाकरण। अनुसंधान से होने वाले लाभ समाज के सभी हिस्सों तक पहुंच योग्य होने चाहिए। वितरणात्मक न्याय, अनुसंधान में शामिल प्रतिभागियों के मध्य अनुसंधान लाभों और जिम्मेदारियों का समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही, परीक्षण में शामिल भागीदारों की गोपनीयता का सम्मान करते हुए एजेंसियों को अनुसंधान योजना और उसके परिणामों को सुलभ तरीके से जनता के सामने रखना चाहिए। रोगी को सूचित करना और उसकी सहमति लेना, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को परीक्षण के बारे में रोगी को सूचित करने की प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्हें रोगियों के अनुसंधान को समझने और उनकी स्वैच्छिक भागीदारी में मदद करनी चाहिए। पारदर्शिता और जवाबदेही, अनुसंधान योजनाओं और जवाबदेही, अनुसंधान योजनाओं के परिणामों तक समाज की व्यापक पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसने समाज में व्यापक समझ और स्थापना जागरूकता लाने में मदद मिलती है। नैदानिक परीक्षण से जुड़े मुद्दे, दुष्प्रभाव, चिकित्सा अनुसंधान के दौरान आमतौर पर मामूली दर्द, बेचैनी या सर्जरी प्रक्रियाओं से चोट या अन्य नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहती है। पारदर्शिता की कमी, कुछ शोधकर्ताओं और प्रायोजक अधिक लाभ कमाने तथा इस उद्देश्य हेतु परीक्षणों में तेजी लाने के क्रम में नियमों व दिशा निर्देशों की उपेक्षा करते हैं। कई बार प्रायोजकों, शोधकर्ताओं, विनियामकों और नैतिक समितियों के बीच साठ-गांठ के कारण नई समस्या खड़ी हो जाती है। जानबूझकर लाचार लोगों को टारगेट करना, अक्सर कमजोर वित्तीय स्थितियों में रहने वाले लोग अनैतिक नैदानिक परीक्षणों के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। रोगी को सूचित करने और उनकी सहमति लेने में पारदर्शिता का अभाव, विशेष रूप से कम साक्षर लोगों के लिए सहमति पत्र की जटिल भाषा को समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। मुआवजा, नैदानिक परीक्षण के असफल होने की स्थिति में प्रतिभागी कभी-कभी मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इससे यह बात सामने आती है कि कई बार पैसा पाने के वास्तव में के लालच में भी एक नवजात शिशुओं की सुभेद्यता, अधिक मृत्यु दर, रोग का उच्च जोखिम तथा माता-पिता की सहमति पत्र प्राप्त करने से जुड़ी कठिनाइयाँ। नैदानिक परीक्षण के लिए ICMR द्वारा बताए गए 12 सामान्य सिद्धांत। जवाबदेही और पारदर्शिता, अधिक से अधिक लोकहित और वितरणात्मक न्याय, संस्थागत व्यवस्था,
सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध उदाहरित की नियमों का पालन, अनिवार्यता, स्वेच्छापूर्वक, किसी का शोषण नहीं, निजता और गोपनीय निजता और गोपनीयता, सावधानी बरतना और जोखिम न्यूनीकरण, पेशेवर या पेशेवर दक्षता। आगे की राह, विनियामकीय अनुमोदन, नैदानिक परीक्षणों से जुड़े नियमों के पालन और उनकी समीक्षा के लिए अनिवार्य की गई नई प्रक्रियाओं के कारण मंजूरी मिलने की गति धीमी हुई है। इसे सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नैदानिक परीक्षणों के लिए रोगियों का नामांकन या इन्वेस्टिगेटर साइट्स अर्थात नैदानिक परीक्षणों के लिए आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और रोगियों की इच्छा पर निर्भर करती है। अतः इन्वेस्टिगेटर साइट्स से जुड़ी वृद्धि रोगियों के नामांकन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। गुणवत्ता और अनुपालन सुनिश्चित करना, निम्नलिखित नैतिक मुद्दों को समझने के लिए संस्थागत नैतिकता समितियों को अध्ययन और इस संबंध में आवश्यक प्रयास करना चाहिए। इस तरह की नैतिक मुद्दों में शामिल है मानव संरक्षण, स्वतंत्रता, स्वतंत्र निर्णय लेना, हितों के टकराव से निपटना, सुरक्षा, रिपोर्ट को राष्ट्रीय नैदानिक ढांचे का विकास। निम्न से मध्यम आय वर्ग के शोधकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से या सहयोगी रूप से नैदानिक परीक्षण करने के लिए सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। विनियामक अनुमोदन, अलग अलग स्थितियों पर प्रयोग किए जाने योग्य, स्पष्ट और संदेह रहित विनियामक प्रावधान से परीक्षण संबंधी अनुमोदन क्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। नैतिक नैदानिक परीक्षणों के तहत के संबंध में शिक्षित करना, अनेक हितधारकों को नैतिक नैदानिक परीक्षण प्रथाओं के संबंध में शिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें शामिल है CDSO पदाधिकारी, संस्थागत नैतिकता समितियों के सदस्य, शिक्षाविद, अनुबंधित अनुसंधान संगठन और उद्योग के पेशेवर। परीक्षण के दौरान होने वाले मौत या चोट के लिए मुआवजा, परीक्षण के दौरान होने वाली मृत्यु या क्षति के मामले में जांच करवाने, चिकित्सीय उपचार और संबंधित खर्चों को बीमा कवरेज में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही बीमा में मुआवजे के रूप में राशि और बीमा की अवधि को अधिकतम रखना चाहिए। इसके अलावा बीमा में मृत्यु या क्षति से संबंधित एक मामले और एक से अधिक मामलों के लिए मुआवजे का स्पष्ट प्रावधान भी होना चाहिए। चिकित्सा, बाल कलाकार और संबंधित नैतिकता। परिचय, बाल कलाकार जहां एक तरफ अपनी ज़रूरतों और अधिकारों को लेकर दुविधा का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी योगदान करने की क्षमता सवालों के घेरे में है। हालांकि इस संदर्भ में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NPCR ने मनोरंजन उद्योग या किसी व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि में बच्चों और किशोरों की आर्थिक भागीदारी है।
दिशा निर्देशों की आवश्यकता क्यों है? बच्चों की बढ़ती भागीदारी। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रयोग में हुई वृद्धि के साथ कंटेंट क्रिएशन में बच्चों की व्यापक भागीदारी बढ़ रही है। बाल शोषण। भोलेपन अज्ञानता के कारण बच्चों के शोषण की संभावना बनी रहती है। यह कई हितधारकों से बच्चों और उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले पर्याप्त विनियमों की कमी के कारण ऐसा होता है। काम का माहौल। शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तनाव को दूर करने के साथ इनके लिए काम का एक स्वस्थ माहौल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। तनाव संबंधी जोखिमों से प्रभावित होने की संभावना। वयस्कों के प्रभुत्व वाले उद्योग में कार्य करने के दौरान बच्चे अक्सर अनुपयुक्त, चिंताजनक परिस्थितियों और कभी-कभी खतरनाक कार्यों तथा स्थितियों से नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध। एक अविनियमित माहौल में बच्चों के कार्यरत होने की स्थिति में व्यापक तौर पर ऐसे बच्चों के अन्य अपराधों जैसे यौन शोषण, बाल तस्करी, बंधुआ मजदूर आदि से पीड़ित होने की संभावना बढ़ जाती है। बाल कलाकारों के लिए कानूनी ढांचा। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2017 बाल कलाकारों के संबंध में एक तंत्र और प्रक्रिया का प्रावधान करता है। साथ ही यह कलाकार के रूप में बच्चों का उपयोग करने वाले प्रोडक्शन हाउस के इन नियमों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है। इस उद्योग में कार्यरत बच्चों को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की श्रेणी में रखा गया है। यह कदम उनके साथ होने वाली क्रूरता, शोषण और पुनर्व्यवहार के मद्देनज़र उठाया गया है। इस प्रकार ऐसे बच्चों का पुनर्वास किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। दिशा निर्देशों के प्रमुख प्रावधान। दायरा। ये दिशा निर्देश रियलिटी शो, टीवी धारावाहिक, समाचार और इंफॉर्मेटिव मीडिया, फिल्म, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट, निष्पादन कला, विज्ञापन और शारीरिक कला, विज्ञापन और किसी भी अन्य व्यावसायिक मनोरंजन गतिविधि सहित टेलीविज़न कार्यक्रमों को कवर करते हैं। जिलाधिकारी के समक्ष बाल कलाकारों का पंजीकरण। जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही जिलाधिकारी के समक्ष बाल कलाकारों का पंजीकरण। जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही बच्चों को किसी भी दृश्य श्रव्य संबंधी कंटेंट क्रिएशन में शामिल किया जा सकता है। निर्माता को माता पिता या अभिभावक भी सहमति के साथ बच्चे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ नाम को डीएम के समक्ष प्रस्तुत करता है। कार्यस्थल का निरीक्षण। डीएम को जिला बाल संरक्षण इकाई डीपीएसयू को कार्यस्थल का निरीक्षण करने और तदनुसार निर्माण की परमिट जारी करने का निर्देश का अधिकार दिया गया है। कंटेंट संबंधी प्रतिबंध। किसी भी बच्चे किशोर को किसी ऐसी भूमिका या स्थिति या कंटेंट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो बच्चे के लिए अनुपयुक्त है या जो उसे परेशान कर सकता है या उसे अपमानजनक स्थितियों में डाल सकता है। बच्चे पर अनावश्यक मानसिक या शारीरिक कष्ट उत्पन्न करता हो।
किसी बच्चे का अभद्र या अश्लील चित्रण करता हो या नग्नता अथवा लैंगिक गतिविधियों को प्रदर्शित करता हो, उनके द्वारा रखे जाने योग्य न हो या देखने के लिए प्रमाणित न किया गया हो। एक माता पिता अभिभावक की उपस्थिति की बच्चा उपस्थिति यदि बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है तो माता पिता में से कम एक या अभिभावक का उपस्थित होना आवश्यक है। काम की अवधि, किसी भी बच्चे को एक दिन में 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाएगा। पारिश्रमिक, बच्चे किशोर राज कंटेंट क्रिएटर से लेकर समाचार और मीडिया में बच्चों की भागीदारी। मीडिया और प्रोडक्शन हाउस द्वारा निम्नलिखित स्थितियों वाले बच्चों की बर्बादी, बच्चों को अर्थात यौन लैंगिक अपराधों, तस्करी, नशीले दवाओं, मादक पदार्थों के दुरुपयोग आदि के शिकार नींद तो आ रही है तगड़ी भाई साहब, लेकिन पढ़ना तो है मुझे। संगठित अपराधों और सशस्त्र संघर्षों में इस्तेमाल किए गए बच्चों, कानून के साथ संघर्ष में शामिल बच्चों और बाल गवाहों को अनिवार्य रूप से उनके जीवन संबंधी गोपनीयता अनामिता को बनाए रखने की गारंटी प्रदान की जानी चाहिए। हितधारकों का नजरिया और नैतिक चिंताएं। बच्चे नैतिक सरोकार, बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली विषम परिस्थितियों में उनके पास चयन संबंधी विकल्प का अभाव होता है। शिक्षा और संज्ञानात्मक विकास के साथ संघर्ष की स्थिति, विभिन्न प्रकार के जोखिमों के कारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की प्रभावित होने की संभावना, सार्वजनिक प्रदर्शन के कारण निजता का ह्रास होना। बच्चों की पसंद, समस्याओं और समझने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं के साथ नियमित सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। न्यूनतम अपवादों के साथ स्कूलों में अनिवार्य उपस्थिति मानदंडों को लागू किया जाना चाहिए। बच्चों को उनकी शारीरिक स्वायत्तता अधिकारों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए और शोषण की स्थिति में उन तक मदद उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चे द्वारा निभाई जा रही भूमिका बच्चे के स्वास्थ्य के हानिकारक नहीं होना चाहिए। माता पिता, प्रसिद्धि और पैसे का आकर्षण बच्चों तथा उनके माता पिता पर, उद्योग की कठिनाइयों और वास्तविकताओं पर माता पिता और बच्चे। अभिभावक अतिरिक्त दबाव उत्पन्न करता है। माता पिता को बच्चे की स्वयं की भावना को मजबूत करने और पेशे की वास्तविकता के साथ सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें वेशभूषा दिखावट सबसे अधिक मायने रखती है, का संवेदीकरण किया जाना चाहिए। सूचित सहमति के लिए माता पिता को भी बच्चे के रोजगार के सभी पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रोडक्शन हाउस, उद्योग एजेंट, बाल कलाकारों को आदर्श जीवन शैली या स्टारडम के लिए मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसका कई लोग अनुकरण करते हैं। वैधानिक सीमाओं से अधिक शिफ्टों कार्य अवधि का विस्तार किया जाता है। बाल कलाकारों को कम वेतन दिया जाता है। कई बेईमान एजेंट माता पिता और बच्चों की उम्मीदों का फ़ायदा उठा लेते हैं।
कानूनी रूप से मान्य कार्य अवधि को लागू किया जाना चाहिए। एजेंटिंग से जुड़ी अवैध प्रथाओं और धोखाधड़ी पर भारी जुर्माना तथा दंड दिया जाना चाहिए। प्रोडक्शन हाउस की कुछ बुनियादी जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाले बुनियादी बाल अधिकारों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले एक मॉडल अनुबंध को लागू किया जाना चाहिए। दर्शक ऑडियंस झूठे आदर्शों तथा परिपक्वता का दिखावा जिनका बच्चों द्वारा अनुकरण कर पाना कठिन होता है और इससे वे अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं। बच्चे के चरित्र के अनुचित प्रदर्शन से जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ दृश्यों को समझने के लिए बहुत कुछ दर्शकों के विवेक पर छोड़ दिया जाता है, जो कभी कभी दर्शकों विशेष रूप से बच्चों के लिए नुकसानदायक होता है। फिल्म रेटिंग प्रणाली में विभिन्न प्रकार के चित्रणों को शामिल और तदनुसार फिल्मों को उपयुक्त दर्शकों के लिए प्रभावित किया जाना चाहिए। बच्चे के चरित्र का अनुचित प्रदर्शन किसी भी प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों पर वैधानिक चेतावनी सरकार की जानी चाहिए, जिससे दर्शकों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है। सरकार विनियमों में ढील देने के लिए उद्योग समूह द्वारा पैरवी की जाती है। बच्चे के अधिकारों, शिक्षा, माता पिता की आकांक्षाओं, उद्योग की मांगों, दर्शकों के विवेक आदि के बीच संतुलन बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जैसे सरकारी संगठनों की नैतिकता को नीतिगत स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। बच्चे की शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास और मूल्यों के समावेश के मामले में विनियमों और कानूनों को उनके सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। निष्कर्ष: मनोरंजन उद्योग में बच्चों के नियोजन के संबंध में नैतिक आचरण को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों के हितधारकों, माता पिता, जन अधिकार संगठनों और सरकार को बच्चों के रोजगार के लिए एक व्यापक आचार संहिता विकसित करने तथा उसका पालन करने के लिए करवाया गया है। प्रयास करनी चाहिए। बाल कलाकारों के मामले में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत: गरिमा और मूल्य का सिद्धांत, सभी प्रक्रियाओं और निर्णयों में भागीदारी का सिद्धांत, बच्चों के सर्वोत्तम हितों का सिद्धांत, बच्चों के देखभाल के लिए पारिवारिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, अधिकारों को न त्यागने का सिद्धांत, नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सीमेटिक्स का सिद्धांत, यानी बच्चे की उपस्थिति में प्रतिकूल शब्दों का उपयोग न करना, बच्चों के कल्याण और विकास के लिए सकारात्मक उपाय, बच्चों की सुरक्षा का सिद्धांत, हर हाल में समानता और गैर भेदभाव का सिद्धांत, निजता और गोपनीयता के कारण के अधिकार का सिद्धांत। सुर्खियों में रही योजनाएं: उड़े देश का आम नागरिक। सुर्खियों में क्यों? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क योजना
उड़ी देश का आम नागरिक का 5.1 संस्करण शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं हेलीकॉप्टरों के माध्यम से अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से एयरलाइन संचालन का समर्थन करके इसे जनता के लिए किफ़ायती बनाकर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुगम बनाना, प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और एयरपोर्ट संचालकों द्वारा रियायत प्रदान करके व्यवहार्यता अंतराल अनुदान VGF के जरिए वित्तीय समर्थन प्रदान करके मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से हवाई सेवा से वंचित एवं जहां क्षमता से कम सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उन क्षेत्रों को कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई अड्डे वे हैं जहां एक सप्ताह में 7 से अधिक उड़ानें नहीं हैं। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 14 हवाई सेवा से भी वंचित हवाई अड्डे वे हैं जहां से कोई निर्धारित वाणिज्यिक उड़ानें नहीं हैं। एयरपोर्ट के संचालन, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और टेक्निकल स्टाफ जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजित करना। पर्यटन स्थलों के साथ साथ पूर्वोत्तर की हवाई मार्गों को भी जोड़ा गया है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। प्रमुख विशेषताएं: यह RCS के अंतर्गत एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले हवाई भागों में सुधार करना है। योजना की शुरुआत 21 अक्टूबर 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में बेहतर विमानन अवसंरचना तथा हवाई संपर्क उपलब्ध कराना है। उड़ान दृष्टिकोण का पालन करके आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना भी इसका उद्देश्य है। यह योजना नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुरू की है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। RCS उड़ान की मुख्य विशेषताएं: सीमित सरकारी सहायता। इस योजना का लक्ष्य एयरलाइन ऑपरेटरों को मौद्रिक और गैर मौद्रिक सहायता प्रदान करके अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ये लाभ 3 वर्ष की सीमित अवधि के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस सीमित सहायता अवधि के बीच एयरलाइंस से रूट्स स्थापित करने और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की अपेक्षा की गई है। सहकारी संघवाद योजना के तहत एयरलाइन ऑपरेटरों को अलग अलग रियायतें और लाभ देने तथा हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे के विकास की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। हवाई किराए पर ऊपरी सीमा। योजना के तहत जिन सीटों पर VGF प्रदान किया जाता है उनका हवाई किराया सरकार द्वारा निर्धारित किफ़ायती दरों पर तय किया जाता है। पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली। योजना के अंतर्गत एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन करने के लिए एक पारदर्शी 2-चरणीय बोली प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। पहले से जब VGF सीमा के भीतर सब्सिडी स्तर को निर्धारित करने के लिए बाजार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है। प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रियाएं। योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक वेब आधारित तंत्र को अपनाया गया है। सतत रूप से वित्त पोषित योजना। उड़ान अपनी तरह की पहली अनूठी योजना है जो घरेलू मार्गों की कुछ श्रेणियों पर संचालित उड़ानों पर अत्यंत कम शुल्क लगाकर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का वित्त पोषण करती है।
इस योजना को सरकार की लगातार बदलती प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप रखने के लिए समय समय पर संशोधन किया गया है। उड़ान के विभिन्न संस्करण उड़ान 1.0 दिसंबर 2016 देश भर के चयनित छात्रों के चयनित हवाई सेवा से वंचित एवं अपनी क्षमता से कम सेवा प्रदान करने वाले 6 हवाई अड्डों को सब्सिडी वाली उड़ानों के जरिए जोड़ा गया था। उड़ान 2.0 सितंबर 2017 इसके तहत कम जुड़ाव वाले पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर तथा द्वीपीय राज्यों में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। उड़ान 3.0 अक्टूबर 2018 पर्यटन मंत्रालय की समन्वय के उड़ान 3.0 के तहत पर्यटन भाषाओं को शामिल किया गया। वाटर एयरोड्रोम जलीय हवाई अड्डा को जोड़ने के लिए सीप्लेन्स जल विमान को शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को भी RCA उड़ान के व्यापक ढांचे के अंतर्गत ही शुरू और शामिल किया गया है। उड़ान 4.0 दिसंबर 2019 इसके अंतर्गत उड़ान योजना के पिछले संस्करणों के दौरान रद्द किए गए मार्गों के साथ साथ राज्य सरकारों, पर्यटन कार्य मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किए गए पर मार्गों पर निर्णय करने और उनके परिचालन पर ध्यान दिया गया। उड़ान जैसी अन्य पहलें। लाइफलाइन उड़ान कोविड-19 से निपटने के क्रम में भारत सरकार ने देश भर में चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति के लिए लाइफलाइन उड़ान शुरू की थी। कृषि उड़ान इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के परिवहन से किसानों की सहायता करना है ताकि अपने कृषि उत्पादों के लिए उन्हें उचित मूल्य मिल सके। इसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों और देश के जनजातीय बहुल जिलों के किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने IACS का निर्माण किया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई कनेक्टिविटी स्थापित करने संबंधी राज्य सरकारों के अनुरोधों पर विचार कर उनकी सहायता करना है। उड़ान 5.0 अप्रैल 2023 इसे देश के दूरस्थ और आंचलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने तथा अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को हासिल करने के लिए शुरू किया गया है। यह श्रेणी 2020 से 80 और श्रेणी 3 से 80 सीटों पर ध्यान केंद्रित करती है। पहले चरण की 600 किमी की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही उड़ान के आरंभ और गंतव्य के बीच की दूरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रदान किए जाने वाले VGF को प्राथमिकता और गैर प्राथमिकता वाले दोनों क्षेत्रों के लिए 600 किमी की दूरी तक निर्धारित किया जाएगा। यह दूरी पहले 500 किलोमीटर थी।
एयरलाइनों को रूट आवंटित किए जाने के 4 महीने के भीतर परिचालन शुरू करना होगा। पहले यह समय सीमा 6 माह की थी। एक ही रूट को एक ही एयरलाइन को एक से अधिक बार नहीं दिया जाएगा, चाहे वह अलग अलग नेटवर्क में हो या एक ही नेटवर्क में हो। एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर के रूट हेतु नवीनतम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। फेम 2 सुर्खियों में क्यों? हाल ही में सरकार ने फेम 2 यानी कि फास्टर एडोप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी को कम कर दिया है। बाजार निर्माण और स्वदेशीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक दोनों प्रौद्योगिकियों के वाहनों को अपनाने तथा बाजार निर्माण के लिए राजकोषीय एवं मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान करना। 2030 तक 30% से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को प्राप्त करना। COP21 समझौते के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने और ईंधन की बचत के लिए इलेक्ट्रिक गतिशीलता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्य विशेषताएं: 2011 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत फास्टर एडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेम इंडिया योजना शुरू की गई थी। ध्यातव्य है कि 2013 में नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना को भारी उद्योग मंत्रालय लागू कर रहा है। फेम चरण 1 को 2015 में 895 करोड़ के कुल व्यय के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। इस चरण को प्रारंभ में 2 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना की अवधि को समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। इस योजना का अंतिम विस्तार 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए किया गया था। सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ फेम योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। इस चरण को शुरुआत में 3 साल की अवधि के लिए लागू किया गया था, बाद में इसे 2024 तक बढ़ा दिया गया। फेम चरण 2 की मुख्य विशेषताएं: सार्वजनिक परिवहन पर फोकस। फेम 2 सार्वजनिक परिवहन व्यावसायिक खंड उपभोक्ता खंड की तुलना में ईवी को अपनाने पर बल देकर मांग सृजन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता। इसमें 10 नाम E2W इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल 5 लाख E और 3W 55,000 4 वीक और 7,000 बसों को समर्थन देने की योजना है। निजी स्वामित्व वाले पंजीकृत E2W भी इस योजना के तहत एक बड़े खंड के रूप में शामिल है। हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रिक पहिया दिलेरी इलेक्ट्रॉनिक पहिया दोपहिया वाहनों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर एक सीमा लगा दी है। यह सीमा वर्तमान के 40% की बजाय वाहनों के एक्स फैक्ट्री मूल्य का 15% होगी। पात्रता: योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए केवल ऐसे वाहन पात्र होंगे जो केवल एडवांस रसायन बैटरी से युक्त हैं।
न्यूनतम तकनीकी मानदंडों को पूरा करने वाले CMOMR। बजटीय सहायता में से लगभग 86% राशि मांग प्रोत्साहन के लिए आवंटित की गई है। स्थानीय विनिर्माण योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के लिए महत्वपूर्ण घटकों के स्थानीय निर्माण के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना के तहत केवल एडवांस यानी कि बैटरी और पंजीकृत वाहनों को ही प्रोत्साहित किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। देश भर के महानगरों 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों, स्मार्ट शहरों और पहाड़ी राज्यों के शहरों में लगभग 2700 चार्जिंग स्टेशन संभावित किए जाएंगे। दिशा निर्देशों में शहरों में 3 किमी के ग्रिड और प्रमुख शहर समूहों को उड़ने वाले राजमार्गों के द्वारा किनारों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर से कम सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए तेल विपणन कंपनियों ग्रे की मौजूदा रिटेल आउटलेट्स को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सुर्खियों में रहे स्थल। ग्रीनलैंड। पीटरमैन ग्लेशियर में बर्फ को तेजी से पिघलते देखा गया है। तुर्की। एर्दोगन राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। कोसोवो। उत्तरी कोसोवो में नाटो के शांति रक्षक सैनिकों पर हमले हुए हैं। नाइजीरिया। भारत में रक्षा मंत्री से नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कई लोगों की मौत हो गई। रवांडा में बाढ़ और भूस्खलन की विपदाओं से कई लोगों की मृत्यु हो गई है। सोमालिया। शबेले नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। 2024 में सोमालिया प्रत्यक्ष सार्वभौमिक मानवाधिकार को लागू करेगा। रवांडा में बाढ़ और भूस्खलन की विपदाओं में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। इथियोपिया अगले 5 वर्षों में विदेशी निवेशकों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करेगा। मालदीव। भारत के रक्षा मंत्री ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के तटरक्षक एकता हार्बर की आधारशिला रखी है।
श्रीलंका। चीन की सरकारी कंपनी चाइना मर्चेंट्स ग्रुप श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक बड़ा लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स बना रही है। कंबोडिया। आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा कंबोडिया के सिंघानुक विले में पोर्ट कॉल यात्रा के दौरान पोत विश्राम क्रिया है। कतर। संयुक्त राष्ट्र ने कतर में अफगानिस्तान पर महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन किया। म्यांमार। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से म्यांमार के सीतवे बंदरगाह के लिए एक जहाज को रवाना किया गया। इससे सीतवे बंदरगाह का आधिकारिक तौर पर संचालन शुरू हो गया है। चक्रवात मौका म्यांमार के से टकराया। उज्बेकिस्तान ने नए संविधान पर जमानत संग्रह कराया है। ईरान ने तरल ईंधन वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ग्रीनलैंड। पीसफुल एशिया ग्लेशियर में बर्फ को तेजी से पिघलने रक्षा करने। सुर्खियों में रहे स्थल भारत का। लद्दाख। भारतीय खगोलीय वेधशाला में पहली बार लद्दाख में नॉर्दर्न साइट की परिघटना को कैप्चर किया है। पुराना किला। दिल्ली। पुराना किला स्थल पर एक उत्खनन से पूर्व मौर्य काल के साक्ष्य मिले हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने 3 बाघिनों को स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। जूना खटिया स्थल उद्योग। पुरातत्वविदों ने 2018 के बाद से इस पर 500 समाधियों की खोज की है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान MP। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ने 1500 वर्ष पुराने शैलचित्रों और 1800 से 2000 वर्ष पुराने कई मानव निर्मित जलनिकायों की खोज की गई है। बारालाचा लादर्रा हिमाचल लद्दाख। यहाँ फंसे 76 पर्यटकों को सीमा सड़क संगठन ने सुरक्षित निकाल लिया है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने तुंगनाथ मंदिर को प्रोत्साहन महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए केंद्र में मंजूरी प्रदान की है। भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। कूनो नेशनल पार्क MP। कूनो नेशनल पार्क कूनो नेशनल पार्क के जंगल में 5 और चीतों को बसाया जाएगा। हिंगोली महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने लीगो इंडिया की आधारशिला रखी। नासिक महाराष्ट्र। SIT हाल ही में नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई एक घटना की जांच करेगी। सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। महाराणा प्रताप।
महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। वे राजपूतों के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। यह मेवाड़ के शासक थे, जो वर्तमान राजस्थान में एक प्रांत था। वे उदयपुर के संस्थापक उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उनकी सेना ने मुगल सेना से युद्ध किया था। चेतक राणा प्रताप का वफादार घोड़ा था, जिसके साथ उनका गहरा लगाव था। धैर्य और महिलाओं के प्रति सम्मान। उन्होंने मुगलों की शक्तिशाली व अधिक सक्षम सेना का बहादुरी से मुकाबला किया है और बिना किसी समझौते के मुगल सेना से संघर्ष करते रहे। उन्होंने बंदी बनाए गए लोगों में शामिल महिलाओं के साथ कभी दुर्व्यवहार नहीं होने दिया। अकम्मा सेरियन। उनका जन्म 1909 में केरल के त्रावणकोर में हुआ था। 1938 में उन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और भारत की स्वतंत्रता की महात्मा गांधी ने त्रावणकोर की झांसी की रानी की संज्ञा दी थी। उन्हें देश सेविका संघ महिला स्वयंसेवी दल को संगठित करने का कार्य सौंपा गया था। स्वतंत्रता के बाद वह 1947 से त्रावणकोर विधान सभा के लिए चुनी गई थी। उन्होंने जीवितम ओरू समरम जीवन एक संघर्ष नाम से आपसी आत्मकथा लिखी थी। समर्पण और निस्वार्थता। वे भारत की स्वार्थता के लिए अत्यधिक समर्पित रही। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रतिबद्धता प्रकट की और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय लिपि के रूप से काम करती रही। त्रावणकोर स्टेट कांग्रेस में शामिल होने और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का उनका निर्णय एक निस्वार्थ कायम था। उन्होंने व्यक्तिगत सुविधाओं और सुरक्षा के बजाय अपने राष्ट्र की भलाई को प्राथमिकता दी। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल का जन्म सियालकोट में हुआ था और वे वहीं रहते थे। उन्होंने अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। वे दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे और वकालत के पेशे से भी जुड़े हुए थे। बाद में वे राजनीति में शामिल हुए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया था। उन्हें एक अलग राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के विचार को प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। किंग जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। मानव समानता। यह मानव समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने सभी व्यक्तियों के अधिकारों का सघन समर्थन किया। क्रिया घोड़े उनकी पृष्ठभूमि का धर्म सूत्र है। धर्म कुछ भी हो। गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप का जन्म 1901 में नायतोट यानी कि केरल में हुआ था। यह
वह एक प्रसिद्ध मलयालम कवि और निवारक थे। कुरूप ने 1918 में 17 वर्ष की आयु में प्रकृति को नमस्कार नाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की। ये मानवतावाद के मामले में रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित थे। योगदान उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि का अनुवाद किया था। ओट कुशल बांसुरी गोविंद शंकर कुरूप की एक प्रसिद्ध रचना है। उपलब्धियां, पुरस्कार। उन्हें कविता संग्रह और विश्वनाथम साहित्यिक रचना के लिए 1961 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें विश्व दर्शनम कविताओं का संग्रह के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सन 1965 में जोटस ओष्ठकुशल के पहले संस्करण के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1968 में उन्हें राज्य सभा चंद्रशेखर सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। मानवतावाद और वैज्ञानिक सोच। उन्होंने अपने कार्यों और दर्शन के मानवतावाद को अपनाया। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने मानव जाति के मूल्य और सम्मान पर बल दिया। उन्होंने अवलोकनों और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानवीय भावनाओं और मनुष्यों में शामिल कर एक वैज्ञानिक सोच के साथ अपने जोखिमों, अपने लेखन और विचारों को उन्होंने अवलोकनों और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से मानवीय भावनाओं और अनुभवों को शामिल कर वैज्ञानिक सोच के साथ साथ लेखन के विचारों को आगे बढ़ाया। भाई साहब, लास्ट पीस है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ठीक है। नानक भील का जन्म 1809 में बरड़, राजस्थान के धनेश्वर गांव में हुआ था। वह सामंती वर्ग के खिलाफ आवाज उठाने वाले शुरुआती क्रांतिकारियों में से एक थे। वह गोविंद गुरु, राजस्थान में धार्मिक सुधारक और मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन के नेता से प्रभावित थे। वह राजस्थान के बूंदी बरड़ किसान आंदोलन के नेता पंडित नैनूराम शर्मा के समर्थक थे। उनका जन्म 1879 में चंदन नगर, हुगली, पश्चिम बंगाल में हुआ था। योगदान में वे युगांतर और अरबिंदो घोष की वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे। पहले इनके बारे में, नानक भील। साहस और देशभक्ति। वह अपने समय की दमनकारी व्यवस्थाओं और प्रथाओं के खिलाफ खड़े हुए थे। उन्होंने यथास्थिति को चुनौती दी और समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों और कल्याण का समर्थन किया। उनके कार्यों और किसान आंदोलन में भागीदारी एवं सार्वजनिक सभाओं के वंदे मातरम का गायन उनकी देशभक्ति की प्रबल भावना को दर्शाता है। इनका जन्म 1879 में चंदन नगर, हुगली में हुआ था। योगदान, वे युगांतर और अरबिंदो घोष की वंदे मातरम पत्रिका के संपादक रहे। गतिविधियाँ, वह
मानिक मानिकतला गार्डन हाउस ग्रुप से जुड़े हुए थे। यह आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का एक समूह था। यह अलीपुर षड्यंत्र केस मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश की हत्या का प्रयास में भी शामिल थे। उपेंद्र नाथ को अंग्रेजी में बारिंद्र घोष और अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया एवं उन्हें सेलुलर जेल भेज दिया गया। उन्होंने सेलुलर जेल में अपने अनुभवों के बारे में निर्वासित तर सरकार कुछ करेगी आत्मकथा परित्यक्त का आत्मभाषण में लिखा। ईमानदारी और देशभक्ति। उन्होंने निडरता से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वह जो सही मानते थे उनके लिए खड़े हुए, भले ही इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। दिनेश चंद्र मजूमदार। दिनेश चंद्र मजूमदार का जन्म 1907 में बसीरहाट 24 परगना पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये पुलिन बिहारी दास से प्रेरित थे और विपिन बिहारी गांगुली जैसे क्रांतिकारियों से जुड़ गए। वह शिमला व्यायाम ब्रिटिश और समिति और ब्रिटिश विरोधी समूह युगांतर में शामिल हो गए। उन्होंने क्षत्रिय संघ इकाइयों के प्रशिक्षण की अगुवाई की और आत्मरक्षा के माध्यम से लड़कियों को स्वतंत्र बनाया। उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन पुलिस आयुक्त चार्ल्स ऑगस्टस पर बम फेंका और स्टेट्समैन के संपादक अल्फ्रेड वाटसन पर हमला किया। उन्हें 1934 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। क्रांतिकारी भावना और दृढ़ संकल्प। उनके कार्य एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से प्रेरित थे। वे अपने आदर्शों पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते गए। गणेश दामोदर सावरकर। गणेश दामोदर सावरकर उर्फ बाबा राव सावरकर का जन्म 1879 में बागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। वे क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई थे। योगदान। उन्होंने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने मित्र महिला का गठन किया। वे राष्ट्र भक्त समूह नामक एक क्रांतिकारी समूह में शामिल हो गए। स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। वे इटली के क्रांतिकारी मेजिनी से प्रेरित थे और से जुड़े थे। उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों के लिए उन्हें सेलुलर जेल में कठोर कारावास की सजा दी गई थी। आत्मनिर्भरता। वह स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे जिसने राष्ट्र को मजबूत करने के साधन के रूप में स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। आत्मनिर्भरता को उनके समर्थन में व्यक्तियों और समुदायों को स्वयं को बल आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनने में उनके विश्वास को प्रतिबिंबित किया।